उठो जागो और तब तक रुको मत जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यह क्यों कह रहा हूँ, वो धीरे से आपको बाद में समझ में आएगा। बात है सन 87 की। बलिया एक लड़का पैदा होता है और जिसके पिता प्राथमिक शिक्षा से रिटायर, माँ गृहिणी, फिर अपनी कुछ शिक्षा बलिया में और फिर उसके बाद इलाहाबाद में। इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी उनका धीरे-धीरे दूसरा घर होता गया। पहले तो अपनी पढ़ाई में, फिर बाद में एनएसयूआई के छात्र से अपनी राजनीति की शुरुआत। और 2009 में राहुल गांधी इनसे मिलने भी आए थे नैनी जेल में, एक मामला। प्लस कोरोना काल में मकान मालिकों के खिलाफ आंदोलन और बहुत सी लंबी श्रृंखला है। कितनी कहा जाए, समय का अभाव है। तो वो कोट किस लिए कहा था, क्योंकि आज हमारे साथ हैं विवेकानंद पाठक जी, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र और आज कांग्रेस में कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं। कुछ बीते दिनों पहले कुछ घटनाएं हुई थी, आप लोग बाकी सोशल मीडिया पे देख ही रहे होंगे। आज हम इनसे कुछ रूबरू कुछ बातचीत करेंगे और इनका पक्ष रखेंगे कि यह इस पूरी घटना को किस तरह से देखते हैं और इसकी राजनीति जिस तरह से हो रही है उस पे इनका क्या पक्ष है। तो भैया नमस्कार, आपका जी बहुत जी बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार गौरव जी। जी मैं आभारी हूं कि आप अपने इस YouTube चैनल पे मेरे पक्ष को रखने की बात की और मुझे मौका दे रहे हैं। मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। संक्षेप में पूरा मामला पहले। देखिए, बेसिकली मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पूरा छात्र हूं। मैं यहाँ से BA, MA, LLB किया और एक लंबा छात्र राजनीति परिसर से किया। अभी मैं उस दिन की जो घटना है, जिस दिन ये विवाद हुआ और उसके बाद ये सारे इतने बवाल हुए, उसमें 2:30 बजे मैं SBI का बैंक है यूनियन हॉल के सटा हुआ और जी गेट पे ताला बंद था। जी मैं बैंक जा रहा था। बैंक की तरफ से मुझे KYC का नोटिस आया था। जी मैं KYC अपडेट करने जा रहा था। गेट पे गार्ड थे, गार्ड वहां पर खड़े थे। गेट मैंने खोलने के लिए बोला, वो मना कर दिए। मैंने कहा सुरक्षा अधिकारी से बात कराते हैं, तो वो तुम तड़ाक और गाली गलौज पे उतारू हो गए। इतना सुनते ही जो वहां पर हमारे जूनियर छात्र नेता वहां पर जो आंदोलन कर रहे हैं फीस वृद्धि को लेकर 400% और छात्र संघ की मांग को लेकर, वो सब आ गए ये देख के कि हमारे सीनियर के साथ गार्ड बदतमीजी कर रहा है। और उसके बाद छात्रों में और गार्ड्स में कुछ अपनी बहस हुई। इस दौरान प्रोक्टोरियल बोर्ड भी आ गया। प्रोक्टोरियल बोर्ड में असिस्टेंट प्रोक्टर है राकेश सिंह, वो अपनी पूरी टीम के साथ आए और इसी दौरान कर्नलगंज इंस्पेक्टर अपनी फोर्स के साथ भी आ गए। बातचीत समाप्त हुआ, मध्यस्थता हुई, सब खत्म हो गया, एकदम बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। इतनी कोई बड़ी बात नहीं हुई थी कि इस तरह से जो रिएक्शन गार्डों द्वारा आया आधे घंटे बाद लगभग, तो वो अप्रत्याशित है और अमानवीय है। क्योंकि कोई नहीं सोचा था कि इसके बाद इस तरह की कोई घटना होगी, क्योंकि सब नॉर्मल हो चुका था। मैं वहां पर अपने जो 8-10 छात्र नेता थे उनके साथ मिलकर बातचीत करने लगा छात्र संघ भवन पे इसी सब मुद्दों को लेकर। उनके लिए लाई चना मंगवाया, लड्डू तक मंगवाया कि उनको खिलाएं। तब तक लोगों ने देखा कि लगभग 50-60 की संख्या में गिरोहबंद ढंग से एकदम हथियारों से लैस होकर, लाठी डंडों और लोहे की रॉड से लैस होकर यूनिवर्सिटी में जो प्राइवेट गार्ड हैं, जो वहां पर गार्ड नहीं बल्कि गुंडे कह सकते हैं, वो लोग एकदम आक्रामक होके आए और पूरी तरीके से हमला बोल दिया और जानलेवा हमला बोला। जहां मतलब पाए, जिसको पाए उसको मारा, लाठी से, डंडे से, लोहे की रॉड से, इवन फायरिंग तक की। मेरे पास वीडियो है जब वो लोग डायरेक्ट फायरिंग कर रहे थे, 10 राउंड गोलियां चलाई गई और इस उस गोलियों से कोई भी हताहत हो सकता था। यहाँ तक कि कुछ देर के बाद पुलिस प्रशासन आ गई, वो पुलिस भी घायल हो सकती थी, कोई छात्र को लग सकती थी, कितनी बड़ी घटना हो सकती थी। सवाल इस बात का है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक शैक्षणिक परिसर है और उस परिसर में पठन पाठन का माहौल है, विद्यार्थी आते हैं, वो एक शांतिपूर्ण परिसर है। ऐसे में जो गार्ड है वहां पर, जो सुरक्षा कर्मी हैं, वो इतने अमानवीय हैं, वो इतने अराजकतावादी हैं, वो इतने तानाशाह हैं कि एक छोटी सी मामूली विवाद के बाद जानलेवा हमला कर देंगे। ये तो पूरी तरीके से मतलब तुगलकी फरमान की तरह है कि ऐसा ऐसा एक ऐसा व्यवस्था बना देना कि कोई छोटी सी बात हो तो उसके लिए सजा बड़ी कर देना। ये लोकतांत्रिक देश है
और जिस परिसर में वो गार्ड सुरक्षा कर्मी हैं, वो परिसर एक सिविल सोसाइटी का एक ऐसा हिस्सा है जहां पर लोग सीखते हैं, जहां पर मानवता होनी चाहिए, जहां पर एक ऐसा संस्कार होना चाहिए कि यदि बच्चे हैं, चीजें हैं, कोई बड़ी चीज होती है तो उसको, वो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर तो है नहीं कि अपने दुश्मन को देख लेना है, उसको मार देना है। ये शैक्षणिक परिसर है, यहाँ पर छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो आते हैं। आप सोचिए इस घटना के बाद छात्र छात्राओं में ही नहीं बल्कि उनके परिजनों में दहशत है कि उस परिसर में जहां पर सुरक्षा कर्मी जिनकी जिम्मे सुरक्षा है छात्रों की, उस परिसर की, वही सुरक्षा कर्मी उन वहां के छात्रों पर इस तरीके से जानलेवा हमला करेंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास में ये कलंकित करने वाली घटना है। आज तक कोई सुरक्षा कर्मी किसी छात्र पर इस तरह से जानलेवा नहीं हुए थे। अब इस कल की घटना से थोड़ा-सा इतर बात करते हैं। कुछ लोग इस घटने को पूरी तरह से छात्रवृत्ति से जोड़ रहे हैं। जो छात्रों की फीस वृद्धि हुई है, उससे जोड़ रहे हैं आपकी घटना को लेकर के। इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरी घटना अलग है और जो छात्र वहां पर आंदोलन कर रहे थे फीस वृद्धि और छात्र संघ को लेकर, वो अलग है। लेकिन कहीं न कहीं ये दोनों घटनाएं एक दूसरे के पूरक हैं। वो इसलिए क्योंकि ये परिसर जहां पर फीस वृद्धि हुई है, जहां पर पिछले 4 सालों से 3 सालों से छात्र संघ की आवाज को दबा दी गई है और छात्र संघ पे ताले जड़ दिए गए हैं, इस बात का प्रमाण है कि यदि कोई भी छात्र विश्वविद्यालय के तानाशाही के खिलाफ, विश्वविद्यालय प्रशासन के किसी तुगलकी फरमान के खिलाफ आवाज उठाएगा, बोलेगा, तो उसकी आवाज को दबा दिया जाएगा, उसकी आवाज को कुचल दिया जाएगा, बट से, बूट से, लाठियों से, मुकदमों से, निलंबन से, निष्कासन से। ये कुचक्र पिछले 3-4 सालों से चल रहा है और उसी का ये परिणाम है कि इतनी तानाशाही बढ़ गई है, इतनी अराजकता बढ़ गई है, इतना मन बढ़ गया है सुरक्षा कर्मियों का, गार्डों का, कि वो हमारे जैसे छात्रों पे, पूर्व छात्र पे और वहां पे ये वर्तमान 4-5 छात्रों पे इस तरीके से जानलेवा हमला करते हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि ये कोरिलेटेड है, दोनों घटनाएं जुड़ गई और उसी का परिणाम है कि जैसे मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ और यह बात फैली, खबर फैली छात्रावासों में, डेलीगेसियों में और अन्य छात्र नेताओं में, सारे दलों का बंधन तोड़ के सारे छात्र संगठनों के नेता, सारे छात्रावासों के छात्र, डेलीगेसियों के छात्र पहुंचे, तत्काल पहुंचे। 15 मिनट, आधे घंटे के अंदर वहां लगभग 2000 से ऊपर की संख्या छात्रों की हो गई थी और उसके बाद प्रतिरोध मार्च निकाला, शांति मार्च निकाला। तो छात्र संघ की बहाली क्यों नहीं चाहती सरकार? देखिए, इसमें जब भी राइट विंग की सरकार सत्ता में आती है, वो छात्र संघ का विरोध करती है। इसके पीछे 2 कारण हैं, जो मैं समझता हूं। पहला, तो ये जो राइट विंग की सरकार है, वो पूरी तरीके से पूंजीपतियों के अधीन है। पिछले 8 सालों से जिस तरह से इसकी नीतियां हैं, जो काम है, वो आप समझ सकते हैं कि ये पूंजीपतियों के अधीन होकर काम करते हैं, ये पूंजीपतियों के गुलाम हैं। ये लोग विश्वविद्यालयों को भी, देश की शिक्षा व्यवस्था को भी पूंजीपतियों के हवाले करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि देश में एक इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा है, देश में सैकड़ों केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, हजारों राज्य के स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, इतना बड़ा एम्पायर है शिक्षा व्यवस्था का। उस शिक्षा व्यवस्था के इतने बड़े एम्पायर को ये 2 पूंजीपतियों के गोद में डालना चाहते हैं। अडानी और अंबानी को इस देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था को गिरवी रखना चाहते हैं और इसी षड्यंत्र के तहत उनको पता है कि यदि परिसर में छात्र संघ होगा तो आवाज उठेगी, छात्र बोलेंगे इस पूंजी शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ, शिक्षा के जो पूंजीपतियों को देने की षड्यंत्र चल रहा है। और इसी षड्यंत्र के तहत आपने देखा कि इस सरकार ने एक पॉलिसी लाई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जी। आप उस ड्राफ्ट को पढ़िए, उससे साफ स्पष्ट पता चल जाता है कि सरकार की मंशा इस देश की शिक्षा व्यवस्था का निजीकरण करना है। सरकार की मंशा इस देश की शिक्षा व्यवस्था को पूंजीपतियों के हवाले करना है। लेकिन सरकार तो खुद कहती है कि हम स्टूडेंट को चाहते हैं कि वो राजनीति में आए। युवा राजनीति के वो पूरक हैं। सरकार की कहनी और कथनी में बहुत डिफरेंस है। सरकार तो 2 करोड़ रोजगार भी दे रही थी पर एनम, पर मंथ, प्रत्येक वर्ष प्रत्येक वर्ष पे। 2 करोड़ का रोजगार का वादा किया था इस सरकार ने कि हम हर एक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो 8 साल हो गए, 16 करोड़ रोजगार युवाओं को मिलना चाहिए। उल्टे इसके हुआ क्या
कि पिछले 45 वर्षों में बेरोजगारी दर अपने चरम पे पहुंच गया। सरकार ने वादा किया था और नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि 15 लाख आपके खाते में आ जाएंगे यदि काला धन आ जाएगा। तो ना काला धन अभी तक वापस आया और ना ही 15 लाख, तो एकदम वो जुमला टाइप का उन्होंने खुद स्वीकार किया कि ये जुमला है चुनावी। तो सरकार बड़े-बड़े वादे, जुमले वो खुद स्वीकार कर तो चुके हैं कि हम लोग सरकार जुमला तो कॉल लेटर बांट ही रही है स्टेज पे, वो भी बुला के। देखिए, ये जो कॉल लेटर बाँट के और जो प्रोपेगेंडा और नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं। अब आप सोचिए कि हिंदुस्तान में नौजवानों की आबादी वो 50% से भी ऊपर है। उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ की आबादी है और इसमें नौजवानों की आबादी 11 करोड़ है। और कितने बेरोजगार सड़क पे घूम रहे हैं, डिग्रियां लेकर बीए की, एमए की, बीटेक की, एमबीए की, एमबीबीएस की। जो छोटे 100 सीट आती है, 150 सीट आती है, आप देखते होंगे अभी सरकार ने परीक्षा कराया और आपने देखा कि किस तरह से सेंटरों का बुरा हाल था। मतलब लगभग लाखों छात्र इधर से उधर परेशान हुए, छात्राएं परेशान हुई। दिल्ली में भी तो हो रहा था यूपीएससी को लेकर के, अभी उसके अभी अटेम्प्ट को लेकर, कल ही की कल ही बात है। मूवमेंट किया है छात्रों ने यूपीएससी को लेकर और इस सरकार के खिलाफ नौजवान हर मुद्दे पर आक्रोशित है। अभी आपने देखा उससे पहले अग्निवीर का मामला था। एसएससी को लेकर जी, आंदोलन हुआ 2018 जी। में, कितना बड़ा आंदोलन हुआ। आपने देखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा के लोक सेवा खिलाफ आयोग को आंदोलन लेकर भी हुआ। हुआ था। फिर संघ लोक सेवा आयोग के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। तो ये सरकार पूरी तरीके से रोजगार के मामले में फेल रही है और जो चंद छोटे-मोटे संख्या में रोजगार दे रही है, उसी की ब्रांडिंग हो रही है कि हम नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं। अब आज मैं यूनिवर्सिटी गया था जहाँ पे आंदोलन चल रहे थे। वो लगभग 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं आंदोलन को, जो वो लोग कर रहे हैं। वो लोग वीसी पर भी काफ़ी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल संवादहीनता एक बहुत बड़ी कारण है। संस्था का मुखिया होने के नाते एक ज़िम्मेदारी बनती है कि हम संवाद करें, अपने परिवार के लोगों से, अपने परिवार के छात्रों से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक परिवार है। उसमें एम्प्लॉयी हैं, उसमें छात्र हैं, उसमें टीचर्स हैं, उसमें वाइस चांसलर भी हैं, उसमें तमाम पोस्ट भी हैं प्रशासनिक। तो एक मुखिया होने के नाते, जैसा कि हम लोग पहले सुना करते थे कि फलाने कुलपति थे, संवाद करते थे, अकेले छात्रों के बीच में निकल जाते थे। उनको तो कोई डर नहीं था कि छात्र उनके साथ क्या करेंगे लेकिन और करेंगे भी नहीं। जिस तरह से आगजनी हुई है, तो वीसी को डर नहीं लगेगा कि छात्र फिर उस तरह से उपद्रव करने लगेंगे? मैं दावे के साथ कहता हूं, वाइस चांसलर महोदय या कोई भी प्रशासनिक पदों पर बैठा हुआ शिक्षक वो निकले और एक बार संवाद करने के लिए तो छात्र निकले। उनके साथ खड़े रहेंगे? मैं दावे के साथ कहता हूं कि छात्र उनके साथ खड़े रहेंगे और बीच में यदि 100 छात्रों और 1000 छात्रों के बीच में खड़ा होकर कोई प्रशासनिक अधिकारी और जिम्मेदार अधिकारी संवाद करेगा और यदि कोई दो लड़का उनसे बदतमीजी करने की कोशिश भी करेगा, तो 1000 छात्र उस प्रशासनिक अधिकारी, उस शिक्षक के साथ खड़े होंगे, उस प्रोफेसर के साथ खड़े होंगे, उस दो को वापस जाना पड़ेगा, बैक होना पड़ेगा। ये संस्कार है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का। ये जो शिक्षक और गुरु शिष्य परंपरा है, वो इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एक बड़ी परंपरा रही है। हम लोग अपने अगला कदम क्या होगा आपका? देखिए आपका मतलब छात्रों का। जी, मेरे जो मुद्दे हैं, जो मेरे साथ इस तरह की घटना घटी है, उस पे जिला प्रशासन ने 48 घंटे का समय मांगा था। कल शाम तक कल वो शाम तक 48 वो खत्म घंटा हो वो जाता। पूरा होगा। यदि कल शाम तक जिला प्रशासन उन आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज देता है, तब तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर उन आरोपी गार्डों की गिरफ्तारी नहीं होती है, उनको जेल नहीं भेजा जाता है, तो मैं अपने साथियों के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाऊँगा। और मैं इस बात का पूरा विश्वास है मुझे कि जिस तरीके का 2 दिन जन समर्थन सारे छात्र संगठनों का, मैं फिर से आपके माध्यम से भी अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर में जितने भी छात्र संगठन हैं, उन सारे छात्र संगठनों का धन्यवाद देता हूँ। आभारी हूँ, सभी छात्र नेताओं का आभारी हूँ, सभी पूर्व पदाधिकारियों का, जितने भी हमारे अध्यक्षगण, सम्मानित उपाध्यक्षगण, महासचिवगण आए थे, उन सबका और हर एक छात्रावास और डेलीगेशन के एक-एक छात्रों का आभारी हूँ कि जो 2 दिन उन्होंने हमें प्यार, मोहब्बत, अपना समर्थन दिया। मुझे पूरा भरोसा है कि आगे भी
उनका इसी तरह से प्यार, मोहब्बत और समर्थन मिलेगा, क्योंकि मैंने ईमानदारी से छात्रों के हक और हुकूक के लिए लड़ाई लड़ी है। कभी भी मैंने इस तरह से नहीं किया है कि किसी चीज को, किसी आंदोलन को बेच दूं। मैं जिस भी आंदोलन में खड़ा रहा, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि मैं ईमानदारी से उस आंदोलन को मजबूती के साथ लड़ा और उसको अंजाम तक पहुंचाया। तो इसे भी अंजाम तक पहुंचाऊंगा। और मेरे छोटे भाई, यदि उनको जरूरत महसूस होगी कि इस लड़ाई में, जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं फीस वृद्धि के लिए और छात्र संघ के लिए, जब भी वो कहेंगे, जहां भी कहेंगे, मैं उन लोगों के लिए खड़ा रहूंगा और आऊंगा। और यदि अंतिम दौर तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी तब भी लड़ूंगा। बस एक, चूंकि मैं नैतिक व्यक्ति हूं, जब भी राजनीति किया शुरू से, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से और मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स तक, मैं कांग्रेस पार्टी में इस समय उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव हूं। मैंने कभी भी इलीगल चीजों को मुद्दा नहीं बनाया, मैं कभी भी गलत चीज की लड़ाई नहीं लड़ी। मैं परिसर में तब से छोड़ दिया जब से मैं वैलिड स्टूडेंट नहीं था। जब तक वैलिड स्टूडेंट था, मैं डंके की चोट पे परिसर में जाता था, परिसर की राजनीति करता था। मैं ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहता हूं जिला प्रशासन को या विश्वविद्यालय प्रशासन को कि वो ये कहे कि भैया ये छात्र नहीं है, परिसर में क्यों आते हैं। और आखिर कब तक हम छात्र राजनीति करेंगे? एक समय होता है, एक सीमा होती है। कुछ क्योंकि लोग तो यही तो सवाल होता है ना कि लिंग 2 कमेटी की क्यों जी आया? जी जी लिंग 2 कमेटी क्यों आया? क्योंकि भाई 58 साल के लोग छात्र राजनीति करते थे, 65 साल के लोग हैं छात्र राजनीति करते थे। मैं इस बात का विरोधी हूँ। एज बाउंड होना चाहिए, बिल्कुल एज बाउंड होना चाहिए। लिंग 2 में जो एज बाउंड है 30 साल तक का, 25 से लेकर 30 तक, यदि आप रिसर्च स्कॉलर हैं तो 30, एज बाउंड सही है, मैं उस एज बाउंड का समर्थन करता हूं। लेकिन जो चांस का बाउंड कर दिया गया है कि सिर्फ एक बार आप चुनाव लड़ेंगे, और मुकदमों की बात कर दी गई है कि वो मुकदमा जो होगा जिस पे नहीं चुनाव लड़ सकता है, ये 4-5 पॉइंट उसमें लिंग 2 में गलत है। बाकी एज बाउंड का एक लिमिट होना चाहिए भाई, कि आप स्टूडेंट हैं, एक टाइम तक यहाँ परिसर में रहेंगे, उसके बाद आप छोड़िए, दूसरों को मौका दीजिए। एक नई लीडरशिप खेप आएगी, वो तैयार होगी, वो लड़ाई लड़ेगी। जरूरी थोड़ा है कि हर बार हम ही लड़ाई लड़ेंगे। कुछ लोग व्यंग कर रहे थे कि केवाईसी आप इसलिए कंप्लीट कराने गए कि मोदी जी 15 लाख रुपए डाल दिए थे अकाउंट में। काश मोदी जी डाल देते हर भारतीय के। तो केवाईसी कंप्लीट हुई कि नहीं? अभी केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई, वो इनकम्प्लीट ही है। और बैंक मैनेजर साहब भी सोच रहे होंगे कि भैया एक कौन काहे आ आदमी गए? है जो केवाईसी के लिए आना चाह रहा था और आया नहीं, और इतनी बड़ी खबर बन गई। तो मैं अब थोड़ा सा खाली होके अपने जी केवाईसी कराऊंगा, और उम्मीद करता हूं कि 8 साल हो गए अभी तक, तो स्विट्जरलैंड से वो काले धन नहीं आए, अब आ जाएं। और मुझे भले ना दें, मोदी जी ये मान लें कि ये विरोधी है, कांग्रेस में है, इसको खाते में नहीं डालना है, ना दे। लेकिन बाकी देश के करोड़ों लोगों के खाते में, जो गरीब है, मजदूर है, जो इस उम्मीद के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं कि 2 जून की रोटी उन्हें कैसे मिल सके, उनके खाते में यदि चला जाएगा तो मैं मान लूंगा कि मेरे खाते में आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अगली बार फिर किसी मुद्दे पे मिलेंगे, किसी और चर्चा में। लेकिन एक बात तो साफ है, वीसी साहब को सामने आकर के छात्रों से बात करनी चाहिए। तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। धन्यवाद भैया, नमस्कार।